नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। जतन इन होम एकेडमी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रीट भर्ती परीक्षा के तहत एसएसटी विषय के पाठ्यक्रम में यूनिट 3 का एक महत्वपूर्ण बिंदु, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो के अंत में भी की थी, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति और मुगल प्रशासन, ये दो बिंदु आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पिछली सभी रीट भर्ती परीक्षाओं में अब तक इस बिंदु से सिर्फ एक बार प्रश्न आया है, तो मुझे उम्मीद है कि आगामी परीक्षा में इस बिंदु से प्रश्न आने की अत्यधिक संभावना है। तो आप सभी साथी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि हम इस बिंदु को गहनता से समझ सकें। तो सर्वप्रथम हम इस बिंदु के पीछे पृष्ठभूमि समझते हैं। मित्रों, सन 1599 में ब्रिटेन में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना होती है, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां की महारानी एक लेटर देके व्यापारिक कंपनी घोषित करती है और पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र सौंपती है, एकाधिकार पत्र सौंपती है। इसलिए इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, क्योंकि यह यूरोप के पूर्व में स्थित देशों जैसे मुख्यतः भारत के साथ व्यापार करने के लिए अधिकृत थी। जैसे ही यह 1600 में भारत आती है, तो उस समय यहां मुगलों का शासन चल रहा था और मुगलों के शासन के दौरान यहां पर जहांगीर के समय दो अंग्रेज व्यापारी क्रमशः व्यापारिक अनुमति लेने के लिए आते हैं। विलियम हॉकिंस 1608 में और 1616 में थॉमस रो, ये दो व्यापारी जहांगीर से व्यापारिक अनुमति के लिए मिलते हैं। 1608 में आए हुए विलियम हॉकिंस को जहां अनुमति नहीं मिलती है, वहीं 1616 में आए हुए थॉमस रो व्यापारिक अनुमति लेने में जहांगीर से सफल होता है। यहीं से इस कंपनी का व्यापारिक उदय प्रारंभ होता है। मित्रों, लगभग 150 वर्षों तक यह कंपनी मुगल शासन की सुदृढ़ता के कारण अपने व्यापारिक कार्य को जारी रखती है और इसी समय अन्य यूरोपीय कंपनियां भी भारत में व्यापार निरंतर रखती हैं। किंतु 1740 से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, उसमें एक अलग तरह की महत्वाकांक्षा उत्पन्न होती है। चूंकि इस समय फ्रांसीसी कंपनी अपने चरम पर थी और यहां पर फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर डुप्ले राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता था और उसी डुप्ले से प्रेरित होकर 1740 में EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी व्यापारिक से राजनीतिक कंपनी बनने की यात्रा को आरंभ करती है। तो पहली जो नीति है ब्रिटिश नीति भारतीय राज्य के प्रति, वो थी समानता प्राप्त करने की नीति। मित्रों, इसके तहत कंपनी का उद्देश्य अन्य रियासतों के समकक्ष अपनी स्थिति का निर्माण करना था। तो पहली जो नीति है वह समानता प्राप्त करने की नीति 1740 से 1765 के बीच में थी। साथियों, ब्रिटिश राज के दौरान जो ये अविभाजित भारत था, इसमें नाम मात्र के स्वायत्त राज्य थे और ये नाम मात्र के स्वायत्त राज्य आम बोलचाल की भाषा में रजवाड़े, रियासत या फिर व्यापक अर्थ में कहें तो देसी रियासतों के रूप में फेमस थे। कुल 565 देसी रियासतें तत्कालीन भारत में हुआ करती थी। मुगल और मराठा साम्राज्य के पतन के पश्चात अनेक जो छोटे बड़े राज्य थे, उनमें भारतवर्ष विभाजित हो गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक उद्देश्य से सूरत, कर्नाटक, हैदराबाद और बंगाल तक जहां सीमित थी, वहीं बाद में इसी काल में फ्रांसीसी संघर्ष के परिणाम के स्वरूप राजनीतिक रूप से प्रेरित होती है और धीरे धीरे 1765 तक आते आते वह इलाहाबाद की संधि के तहत
दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेती है और यहीं से उसकी राजनीतिक सत्ता के रूप में, राजनीतिक कंपनी के रूप में स्थापना प्रारंभ हो जाती है। इस काल में ही फ्रांसीसी कंपनी से उसके 3 युद्ध, अंग्रेजी फ्रांसीसी युद्ध, जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं, प्रारंभ होते हैं। अंग्रेजी कंपनी का व्यापारिक से राजनीतिक बनने में जहां फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वहीं अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव ने भी इसे चरम पर पहुंचाया। क्लाइव एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी गवर्नर। मित्रों, इन सभी 5 नीतियों में हमें अंग्रेजों की निरंतरता देखने को मिलती है। दूसरी जो नीति थी वो थी मध्यस्थ राज्य अथवा घेरे की नीति। मध्यस्थ राज्य अर्थात बफर स्टेट। इस काल में कंपनी ने अपनी राजनीतिक स्थिति को सुरक्षात्मक घेरा पहनाते हुए कार्य किया। 1813 तक कंपनी ने बड़ी शक्तियों से सीधा पंगा लेने की बजाय अधीनस्थ राज्यों के माध्यम से संबंध स्थापित किए। मराठों और अफगानों से सीधा टकराव न लेकर अवध इत्यादि को बीच में रखकर बफर स्टेट बनाकर उनसे संबंध स्थापित किए गए, उनके टकराव को झेला गया और इसीलिए इसको बफर स्टेट की नीति भी कहते हैं। इसी काल में मराठा, मैसूर इत्यादि रियासतों से अंग्रेजों ने निपटने का कार्य किया। इस घेरे की नीति का जो प्रतिपादक है वो है वारेन हेस्टिंग्स। हम इन 5 नीतियों के बारे में एक सूक्ष्म माइक्रो व्यू देख रहे हैं। आगे इसमें विस्तार से तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तीसरी जो नीति है वो है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। इसमें 1813 से 1857 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने रियासतों को अधीन बनाया और उनको ब्रिटिश सर्वोच्चता को एक्सेप्ट करवाकर मुक्त कर दिया। उनको अपने शासन में हस्तक्षेप का वादा किया। चौथी जो नीति है वो है अधीनस्थ संघ की नीति। इसके अंतर्गत अधीन बनाई हुई रियासतों को ब्रिटिश राज के अंतर्गत एक संघ बनाने की नीति अपनाई गई, जिसमें 1858 से 1935 तक लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो इत्यादि महत्वपूर्ण गवर्नर जनरलों ने इस नीति का प्रतिपादन किया। 5वीं जो नीति है वो है बराबर के संघ की नीति। जब स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था तब रियासतों के साथ एक बराबर की नीति, सम्मान की नीति अपनाई गई। इन सभी नीतियों को अब हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। तो मित्रों, कि ब्रिटिश काल में भारत में कुल छोटी बड़ी 562 इसमें रियासतें थी, जो कि 7,12,508 वर्ग मील के क्षेत्र में फैली हुई, जहां एक और अत्यंत छोटी रियासतें बिलबाड़ी, जिसकी जनसंख्या सिर्फ 27 थी और वार्षिक आय सिर्फ 8 रुपए मात्र थी। वहीं दूसरी ओर अत्यंत बड़ी, जो कि हैदराबाद, लगभग यूरोप में इटली के बराबर यह रियासत थी और इसकी जनसंख्या 1,40,00,000 थी। इसके अलावा ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर, जूनागढ़, अर्थात इन दोनों फैक्ट का मतलब यह है कि भारत में रियासतों में छोटी और बड़ी का मिश्रण था। जहां बिलबाड़ी बहुत ही छोटी रियासत थी, वहीं हैदराबाद, जयपुर, ग्वालियर, जोधपुर जैसी बड़ी रियासतें भी भारत में विद्यमान थी। नीतियों में सर्वप्रथम हम समानता प्राप्त करने की नीति देख रहे थे और इसका जो टाइटल है वो है कंपनी द्वारा सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष। सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर डुप्ले ने रियासतों में आंतरिक हस्तक्षेप किया और यही वो नीति है, यही वो काल है जिस समय व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक कंपनी बनाने के लिए पहला प्रयास किया गया। अर्काट का घेरा 1751 में अंग्रेजों ने ही डाला था और इस नीति के चरम के रूप में 1765 की इलाहाबाद संधि से समानता का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला,
बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी और बंगाल के नवाब से 26 लाख रुपए के बदले निजामत का अधिकार अर्थात कानूनी प्रशासन का अधिकार प्राप्त कर लेने से एक शासक कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई। भारतीय रियासतों के समकक्ष उसे अपना एक गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार मिल गया। तो समानता प्राप्त करने की नीति का जो चरम है वो 1765 की इलाहाबाद संधि के तहत कंपनी को प्राप्त होता है। दूसरी नीति है मध्य राज्य बफर स्टेट या घेरे की नीति, जिसे हम पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस भी कहते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स इस नीति का निर्माता है। मित्रों, कई बार इसको परीक्षा में पूछा जा चुका है कि घेरे की नीति का प्रतिपादक कौन है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। और उसने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध में इस नीति का प्रयोग किया था। ब्रिटिश कंपनी यह भली भांति जानती थी कि उस समय की सर्वाधिक शक्तिशाली जो सत्ता थी वो थी मराठे। मुगलों के बाद अगर भारत में कोई स्थान ले सकता था केंद्रीय सत्ता का तो वो था सिर्फ मराठे। इसीलिए कंपनी ने मराठों के साथ प्रत्यक्ष युद्ध न करके अवध को बफर स्टेट के रूप में काम में लिया। 1765 की इलाहाबाद संधि में अवध को हराने के बावजूद भी उसे स्वतंत्र कर दिया, उसे मुक्त कर दिया। यही वो नीति थी कि ताकि मराठों और अफगानों से अवध और अन्य क्षेत्रीय राज्यों की सहायता से निपटा जा सके। मराठा व अफगान आक्रमणों के भय से प्रेरित इस नीति में कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्यस्थ राज्य बनाने का प्रयास किया। मराठा और मैसूर युद्ध के संदर्भ में इस नीति की झलक मिलती है। मैंने बताया कि जिस प्रकार मराठों के साथ अवध को, उसी प्रकार मैसूर के साथ हैदराबाद को इन्होंने बफर स्टेट के रूप में काम में लिया। अवध को उन्होंने रुहेलखंड देने का भी लालच दिया था और इसी नीति ने ब्रिटिश कंपनी को सुरक्षा प्रदान की। इस नीति के काल में अंग्रेज कंपनी द्वारा किए गए संबंध बराबरी पर आधारित थे, हस्तक्षेप की नीति पर आधारित थे। ब्रिटेन की नीति सुरक्षात्मक नीति के रूप में देखी जा सकती है और इसी नीति के तहत अंग्रेजों पर संबंधित रियासत अर्थात दोनों की ही आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता था। लॉर्ड वेलेस्ली जो 1798 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए, उनकी सहायक संधि इसी घेरे की नीति का विस्तार था। अर्थात जिस घेरे की नीति में दोनों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता था, सर्वोच्चता का दावा नहीं किया जाता था, बराबर के संबंध रखे जाते थे, हस्तक्षेप की नीति थी, सीमित उत्तरदायित्व था, वहीं सहायक संधि में अंग्रेजों ने या यूं कहूं कि वेलेस्ली ने रियासतों को राजनीतिक व सैनिक दृष्टि से कंपनी पर निर्भर बना दिया। इस सहायक संधि को, जिसे हम सब्सिडरी अलायंस भी कहते हैं, इसमें एक सेना, एक ब्रिटिश सेना रियासत के खर्चे पर उस रियासत में रखी जाती थी, जो कि उसकी आंतरिक व वैदेशिक सुरक्षा का कार्य करती थी। अन्य शर्तों की बात करें तो इस सहायक संधि के तहत रियासत किसी भी अन्य विदेशी शक्ति को अपनी रियासत में नहीं रख सकता था, सिर्फ अंग्रेज ही उस रियासत में रह सकते थे। किसी भी अन्य विदेशी सत्ता से, अन्य विदेशी कंपनी से वो रियासत अपना संबंध नहीं रख सकती थी। किसी भी वैदेशिक बातचीत के लिए, संबंधों के लिए कंपनी की अनुमति आवश्यक हो गई थी और इसी नीति के तहत एक अंग्रेज रेजिडेंट उस रियासत में हमेशा उपस्थित रहेगा। इन सभी तत्वों के कारण इस नीति में या इस नीति की सहायता से अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के बदले रियासतों ने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता खो दी। तो इस सहायक संधि को अंग्रेजी राज की स्थापना में एक मील का पत्थर माना जाता है और सर्वप्रथम हैदराबाद ने ही 1798 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू को पराजित करके अंग्रेजों ने आधा राज्य अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और आधा राज्य वाडियार वंश के, जिसको कि यह कहा गया कि यह पैतृक वंश है, उसी वंश के एक बालक को दे दिया गया। इस नीति के अगले चरण की बात करें तो वो है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति।
सबऑर्डिनेट आइसोलेशन की नीति, जो कि 1813 से 1857 तक चलती है। इससे पूर्व में जो घेरे की नीति थी उसमें 1805 से 1813 तक कंपनी अहस्तक्षेप की नीति का भी अनुसरण करती है। इसमें उसने पंजाब और सिंध को स्वतंत्रता या मुक्त करने की नीति भी अपनाई थी। इस नीति के तहत अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत रियासतों ने बाह्य संप्रभुता ईस्ट इंडिया कंपनी को समर्पित कर दी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय अधीनस्थ सहयोग और कंपनी की सर्वश्रेष्ठता के सिद्धांत के आधार पर रियासतों के साथ संबंध बनाए गए और जिसके तहत रियासतों की बाह्य संप्रभुता कंपनी के पास रहेगी और आंतरिक मामलों में वे पूर्ण स्वतंत्र रहेंगे। इस समय इस नीति का पालन करना इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण उद्योगों में कच्चे माल की आवश्यकता थी और वहीं दूसरी ओर तैयार माल की अधिकता थी और उस तैयार माल को खपाने के लिए ब्रिटेन को या ब्रिटिश कंपनी को एक एकीकृत बाजार की आवश्यकता थी। इसीलिए इस पूरे भारतवर्ष को, जो कि अनेकानेक रियासतों में विभाजित था, उसे एक एकीकृत बाजार बनाने की कंपनी की एक नीति थी, जिसमें कंपनी ने सिर्फ एक बाजार बनाने के लिए एकीकृत भारत का निर्माण करने की नीति अपनाई। इस नीति के तहत एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना अनिवार्य कर दिया गया, जिसने इस नीति को इंप्लीमेंट करना आरंभ किया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी को व्यापार बंद करने की आज्ञा दे दी गई और अब वह केवल राजनीतिक कार्य करने के लिए ही उत्तरदायी रह गई। इससे पूर्व 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भी ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसीलिए भी यहां पर एक एकीकृत बाजार की आवश्यकता थी। ब्रिटिश नीतियों को अपनाने के पीछे हमेशा एक सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने बड़े ही सुरक्षात्मक ढंग से हर एक नीति का आरंभ किया। 1834 में कंपनी के डायरेक्टरों ने रियासतों का विलय करने का निश्चय किया और भारत में अब गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल बनाया गया, जो कि पहला लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया। इसे प्रशासनिक कार्यों के साथ ही सेना का प्रमुख भी बनाया गया और ब्रिटिश राज्य की सारी प्रेसिडेंसियों का विलय कर उसके अधीन में लाया गया। अब वह पूर्ण रूप से केवल एक राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। लॉर्ड बेंटिंग ने मैसूर को 1831 में, कंधार को 1832 में, कुर्ग को 1834 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया और इस नीति को चरम पे पहुंचाने का कार्य किया डलहौजी ने, जो कि 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने व्यपगत या गोद निषेध या हड़प की नीति या शांतिपूर्ण विलय की नीति, ये चारों एक ही नाम है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, इसके तहत अधिकतर देशी रियासतों का विलय कर लिया। डलहौजी ने सोचा कि बेंटिंग ने जो विलय किया है उसके पीछे कोई कारण नहीं था, इसीलिए अगर मैं कोई विलय कर रहा हूं तो उसके पीछे एक आधार को रखना जरूरी था। इसीलिए डलहौजी ने नियम का निर्माण किया कि अगर कोई रियासत बिना किसी जीवित उत्तराधिकारी के रह जाती है तो उसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाएगा। गोद लेने के अधिकार से रियासतों को वंचित कर दिया गया। इसे ही हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, जिसके तहत सतारा को 1848 में सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। जेतपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। इन सब रियासतों को क्रमशः अलग अलग वर्षों में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह तथ्य हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इनका क्रम पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लें। सबसे पहले सतारा और सबसे लास्ट में नागपुर। और इसी नीति के तहत राजस्थान के करौली को भी हड़प लिया गया, किंतु करौली के विलय को डायरेक्टरों के विरोध का सामना करना पड़ा। डायरेक्टरों ने इसका विरोध किया, इसलिए करौली के विलय को अस्वीकार कर दिया गया। यह परीक्षा, बड़ी परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है
कि किस रियासत के विलय को डायरेक्टरों के विरोध का सामना करना पड़ा। डलहौजी ने बरांड 1853 और अवध 1856 इन दोनों का विलय कुशासन का आरोप लगाकर कर लिया। कालांतर में लॉर्ड कैनिंग ने करौली, बघाट और उदयपुर को वापस कर दिया था। यह प्रश्न भी हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार डलहौजी को अवध में अपने नियम का पालन नहीं मिल रहा था, गोद निषेध वाला, उसी प्रकार पंजाब, सिक्किम और बर्मा में भी गोद निषेध का नियम का पालन नहीं किया गया। वहां पर भी रियासतों का विलय युद्धों के द्वारा किया गया। एक और रियासत है बरार। बरार में भी बकाया वसूली का आरोप लगाकर उसका विलय कर दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस काल में अंग्रेजों का सिर्फ उद्देश्य रियासतों का विलय था। गोद निषेध नीति उसका एक बहाना मात्र था। अगली नीति है अधीनस्थ संघ की नीति, जो कि 1857 से 1935 के बीच में चलती है। इस समय भारत में एक महत्वपूर्ण विद्रोह 1857 का विद्रोह हो जाता है। इसी कारण ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार छीन लिए और ब्रिटिश ताज में हस्तांतरित कर दिए। रियासतों के विलय की नीति त्यागी गई, उन्हें गोद लेने का अधिकार दिया गया और शासक को कुशासन हेतु दंडित और अभ्यस्त करने की नीति अपनाई गई। अर्थात जनता के सामने एक अच्छी छवि प्रस्तुत करने के लिए, एक अच्छा शासन देने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस नीति को अपनाया। उन्होंने समस्त रियासतों को अधीन तो पहले ही कर लिया था, अब एक संघ बनाने की नीति अपनाई गई कि आप सभी हमारे अंतर्गत एक ही हैं और आप इस जनता के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण शासन चलाएंगे। 1905 के बाद में सौहार्दपूर्ण सहकारिता की नीति, राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रतिरक्षात्मक नीति का अनुसरण किया गया। इसी समय रियासतों के राजाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजाओं के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए, उनके साथ सौहार्दपूर्ण सहकारिता की नीति अपनाई ताकि प्रथम विश्व युद्ध में अधिकाधिक सहयोग उनसे लिया जा सके। और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 के मॉन्टफोर्ट सुधारों के तहत सिफारिश की गई कि एक नरेंद्र मंडल का निर्माण किया जाएगा, जो कि एक सलाहकारी और परामर्शदात्री निकाय होगा। फरवरी 1921 में इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। किसी रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और यही इसका मूल सिद्धांत था, किंतु यह कंप्लीटली असफल रहा। नरेंद्र मंडल, इस मंडल के प्रतिनिधित्व हेतु हालांकि रियासतों की 3 श्रेणियां बनाई गई थी। एक तो सीधे प्रतिनिधित्व करने वाली रियासतें जिनकी संख्या 109 थी, उसके पश्चात सीमित वैधानिक और क्षेत्राधिकार वाली रियासतें जिन्हें 12 प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था, और ऐसी रियासतों की संख्या 127 थी। तीसरी कैटेगरी जो थी वो थी सामंतशाही जागीरें, जो कि 326 थी। इन तीनों वर्गों से नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था। इसके पश्चात फिर एक बार 1926 में नरेंद्र मंडल के असफल होने के पश्चात लॉर्ड रीडिंग ने ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता पर बल देते हुए देसी शासकों को ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी घोषित कर दिया। एक बार फिर से उन्हें अधीन या नीचा दिखाने की कोशिश की गई, जिससे रियासती शासक नाराज हुए और उनकी नाराजगी को साधने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए और स्वतंत्रता आंदोलन में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा था उसके वेग को कम करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा बटलर समिति 1927 में नियुक्त की गई। और इस बटलर समिति ने यह कहा कि सर्वश्रेष्ठता तो सर्वश्रेष्ठ ही रहनी चाहिए, अर्थात क्राउन की जो सर्वश्रेष्ठता है वो तो रहेगी ही, किंतु जो ज्यादातर मामले हैं, अस्पष्ट मामले हैं, वहां पर रियासतों के रीति रिवाजों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अर्थात यहां पर दोनों की ही बात को मानने का प्रयास किया गया। बटलर समिति ने यह भी कहा कि रियासतों को उनके शासकों की अनुमति के बिना किसी ऐसी भारतीय सरकार को नहीं सौंपना चाहिए जो भारतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो। भारतीय रियासतों से व्यवहार के लिए वाइसराय गवर्नर जनरल के स्थान पर क्राउन का एजेंट होना चाहिए।
अर्थात वायसराय रियासतों के संबंध संचालन हेतु ताज का प्रतिनिधि होना चाहिए। यहाँ पर एक सुगबुगाहट देखने को मिलती है रियासतों की स्वतंत्रता की। अगली और अंतिम नीति है जिसमें रियासतों को बराबर के संघ के रूप में दर्जा दिया गया। 1935 से 47 तक इसका संचालन होता है। 1935 का जो भारत सरकार का अधिनियम था उसमें संघीय विधानसभा में भारतीय रियासतों के शासकों को 375 में से 125 स्थान दिए गए और राज्य विधान परिषद के 260 में से 104 स्थान दिए गए। अर्थात इस अधिनियम के तहत समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखा गया, हालांकि यह संघ अस्तित्व में नहीं आ सका। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के असहयोग की नीति और रियासतों के बारे में संतुलन स्थापित करने के लिए क्रिप्स मंडल जो 1942 में आया था, वेवल योजना जो 1945 में आई थी, कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आया था और प्रधानमंत्री एटली की घोषणा जो 20 फरवरी 1947 को की गई थी, इन सभी में भारतीय रियासतों के भविष्य पे विचार किया गया और प्रमुखता से किया गया। क्रिप्स योजना में जहां उन्हें संघ बनाने और स्वतंत्र रहने पर विचार किया गया, वहीं एटली और माउंटबेटन की योजना में उनकी सर्वश्रेष्ठता को समाप्त मानते हुए भारत या पाकिस्तान दो अधिराज्यों में से किसी में भी विलय का विचार स्पष्ट किया गया। अर्थात इन दोनों में उन्हें तीसरी शक्ति के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। रियासतों का एकीकरण या विलय जो एक अंतिम प्रक्रिया थी, इसके तहत क्रिप्स मिशन ने भारतीय रियासतों की सर्वश्रेष्ठता को भारत के किसी अन्य राजनीतिक दल को देने की संभावना से इनकार कर दिया था। महत्वपूर्ण बात अगर देखें तो माउंटबेटन और एटली की घोषणा में यह कहा गया कि भारत या पाक दोनों में से किसी भी एक अधिराज्य में रियासतें शामिल हो सकती हैं। माउंटबेटन की बात करें तो इसने स्पष्टतया यह कह दिया था कि भाई ये तीसरी शक्ति की मान्यता देने से हम मना करते हैं। और इसी के तहत 15 अगस्त 1947 के अंत तक 136 क्षेत्राधिकार वाली रियासतें शामिल हो गई थी भारत में। जूनागढ़ रियासत जनमत से शामिल हो गई थी, जबकि 26 अक्टूबर 1948 को हैदराबाद रियासत को सैन्य प्रयोग से अर्थात सेना के इस्तेमाल से भारत में शामिल किया गया था। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल किया। पाकिस्तान के आक्रमण के उपरांत बहुत सी जो छोटी रियासतें थी, लगभग 216, उनको संलग्न प्रांतों में शामिल कर लिया और ऐसे प्रांतों को श्रेणी ए में सूचीबद्ध कर लिया गया, जैसे कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की 39 रियासतें बंबई में शामिल कर ली गई। 61 रियासतें केंद्र के द्वारा प्रशासित रखी गई और इन सभी को मिलाने के पश्चात सन 1956 में 7वें भारतीय संविधान संशोधन के माध्यम से श्रेणी बी को समाप्त कर दिया गया। नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने पांडिचेरी, चंद्रनगर और माहे को स्वयं ही भारत को सौंप दिया। इसी प्रकार 19 सितंबर 1961 को सैन्य हस्तक्षेप के द्वारा दमन और दीव को भारत में मिला लिया गया। यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि भारत में प्रथम विदेशी कंपनी भी पुर्तगाल थी और अंतिम 1961 में जिनसे दमन और दीव लिया गया वो कंपनी भी पुर्तगाली थी। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में पुर्तगाली गए। इस प्रकार रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के महत्वपूर्ण वफादार अंग के रूप में विकसित करने के लिए कंपनी और क्राउन के शासनाधीन रियासत संबंधी नीतियों को ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण और सुदृढ़ता के अस्त्र के रूप में उपयोग किया गया और इसमें वे पूर्ण रूप से सफल रहे। तो हमने इस प्रकार देखा कि ब्रिटिश कंपनी ने अपने संसाधनों को, अपनी स्थिति को अच्छे से समझते हुए किस प्रकार पूरे भारत में सब रियासतों को अपने अधीन किया और एकीकृत भारत का निर्माण करने में, एकीकृत भारत पर शासन करने में वे सफल रहे। मित्रों, इसी के साथ हम इस वीडियो में अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मुगल प्रशासन के नाम से देखेंगे। सन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध से बाबर मुगल शासन की स्थापना करता है। यह शासन भारत में एक महत्वपूर्ण कालखंड के रूप में जाना जाता है। मध्यकालीन शासन के रूप में इसने लगभग 350 वर्षों तक शासन किया और इसी शक्ति ने भारत में आर्थिक, सामाजिक
और सांस्कृतिक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस मुगल प्रशासन को, इसकी विशेषताओं को हम एक बार देखते हैं। तो मुगल साम्राज्य की शक्ति का एक बहुत बड़ा जो आधार था वो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। यहां पर मुगलों ने एक सुदृढ़ प्रशासन को निर्मित करने में सफलता पाई। प्रशासन का केंद्र बादशाह था और इसका जो मूल रूप है वो है पादशाह। इसका शब्दार्थ है वह व्यक्ति जिसको पद से वंचित नहीं किया जा सकता। निरंकुश और धार्मिक कट्टरता का स्वरूप लिए वे मुगल शासक यहां पर देखे जाते थे। बाबर ने सुल्तान, जो कि इससे पहले का वंश था, सल्तनत काल था, उसके स्थान पर 1507 में पातशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह को सलाह देने के लिए एक केंद्रीय मंत्री परिषद होती थी जिसको विजारत की संज्ञा दी गई। जिस प्रकार हर शासन सत्ता में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार इस शासन सत्ता में भी राजा के पश्चात वकील, जिसे वजीर भी कहा गया, एक महत्वपूर्ण पद था। इसे सैनिक और असैनिक दोनों ही मामलों में पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। बाबर और हुमायूं के समय में यह पद सम्राट के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण पद था। लेकिन अकबर के समय में बैरम खां, जो कि उसका शिक्षक भी था और अभिभावक भी था, इस पद को उसने सुशोभित किया। हालांकि बाद में मुनीम खां बैरम खां के बाद में वकील बना। इस पद को वकील मुतलक के नाम से भी जाना जाता था। वजीर ए आला भी इसे कहते थे। वकील के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए अकबर ने कालांतर में दीवान नाम से एक नया पद सृजित किया गया, जिसे राजस्व कार्य सौंपे गए। और इस दीवान पद का सृजन अकबर ने 1564 ईस्वी में किया था। हालांकि वकील के पद के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए अन्य पद जैसे मीर ए सामा, मीर ए बख्शी, सद्र उस-सुदूर इत्यादि पदों का सृजन भी किया गया था। दीवान राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था और नियुक्ति इसकी वित्तीय योग्यता के आधार पर की जाती थी। हमने देखा कि अकबर के द्वारा इस पद का सृजन किया गया था। सर्वप्रथम मुजफ्फर खां की इस पद पर नियुक्ति की गई, लेकिन बाद में लंबे समय तक इस पद पर टोडरमल रहा। टोडरमल वही व्यक्ति है जिसने आईने दहसाला व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला महत्वपूर्ण पद है मीर बख्शी, जो कि सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था और दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज इसका विभाग कहलाता था। इन सब के बावजूद दीवान ए तन ही वेतन संबंधी कार्य करता था। मीर बख्शी यहाँ पर वेतन संबंधी काम नहीं करता था, वह सिर्फ सैन्य मामलों को देखता था। सेना के वेतन संबंधी काम दीवाने तन ही करता था। तो हमें आसानी से याद रह जाएगा वेतन दीवाने तन। अगला व्यक्ति है सद्र उस-सुदूर, जो कि सर्वोच्च धार्मिक सलाहकार है। इन्हें धर्म का प्रधान गुरु अर्थात शेख उल इस्लाम कहा गया और इसका मुख्य कार्य विद्वानों को करमुक्त भूमि, जिसे हम मदद माश या सयूरगल भी कहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। करमुक्त भूमि क्या थी? मदद माश या सयूरगल। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है मुगल काल में सयूरगल क्या थी, तो करमुक्त भूमि। तो ये कर मुक्त भूमि उपलब्ध करवाने का कार्य, छात्रवृत्ति की व्यवस्था का कार्य सद्र उस-सुदूर ही किया करता था। जब यही व्यक्ति न्याय विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता था तो वो काजी उल कुजात कहलाता था या मुख्य काजी कहलाता था। अगले कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी हैं मीर ए सामा, जो कि महलों की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करते थे। मीर ए आतिश, जिसे शाही तोपखाने का प्रधान अधिकारी का पद दिया गया था। आतिश को आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं आतिशबाजी, तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि यह तोपखाने का प्रमुख था। मीर ए बहर, यह जल सेना का प्रधान अधिकारी था और मीर ए बहर को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है नहर। नहर अर्थात जल से संबंधित, तो बहर अर्थात जल से संबंधित। मुशरीफ, जो कि आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। आमिल, हमने पिछले हमारे वीडियो में भी देखा था कि आमिल 1 करोड़ दाम की आय वाले परगनों और तहसीलों में नियुक्त किया जाता था और यह एक अन्य नाम से भी जाना गया था क्योंकि यह 1 करोड़ की राशि वाले स्थानों पर नियुक्त किया गया था। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को गहराई से देखा है, समझा है, तो आमिल का एक अन्य नाम है, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मुहत्सिब
जो कि प्रजा के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य करता था। शरीयत अर्थात इस्लामी कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों को रोकता था, अर्थात यह मॉरल इंस्पेक्टर था। मीर ए बर यह वन विभाग का अधिकारी था। बेर से हम इसे याद कर सकते हैं, बेर कहां उगते हैं? वन में उगते हैं। तो वन विभाग का प्रधान अधिकारी था मीर ए बर। दरोगा ए डाक चौकी यह गुप्तचर और डाक विभाग का प्रमुख था, जो कि नाम से ही आसानी से याद हो जाएगा। इस केंद्रीय प्रशासन के बाद में हम देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। प्रांतों अर्थात राज्यों को सूबा की संज्ञा मुगल काल में दी गई थी। प्रांतीय शासन का जो प्रमुख गवर्नर था वो सूबेदार, सिपहसालार और नाजिम कहा जाता था। अकबर के शासनकाल में सूबों की संख्या 12 थी, जो कि कालांतर में 15 हो गए थे। शाहजहां के काल में 18 सूबे ही रहे, जबकि औरंगजेब के काल में इन सूबों की संख्या 20 कर दी गई और 20 में गोलकुंडा और बीजापुर को शामिल कर लिया गया। यह प्रश्न भी पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि औरंगजेब के समय में कुल कितने सूबे हो गए थे, या फिर इसको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि औरंगजेब ने सूबों की संख्या 20 किन 2 प्रांतों को जीतकर कर दी थी। प्रांतीय दीवान इसकी नियुक्ति सीधे केंद्र द्वारा होती थी और सूबे का प्रधान वित्त और राजस्व अधिकारी था। दीवान हमने केंद्रीय जो अधिकारी थे उसमें देखा था कि यह फाइनेंस मिनिस्टर था, वित्तीय मामलों को देखता था, तो यहां पर भी यह इसी विभाग को देखेगा। तो प्रांतीय जो अधिकारी हैं उनको याद रखने में हमें समस्या नहीं होगी अगर हम केंद्रीय अधिकारियों को याद रख लेंगे। प्रांतीय मीरबख्शी, जिस प्रकार केंद्रीय मीरबख्शी सेना का काम देखता था, वहीं प्रांतीय मीरबख्शी भी सेना का काम देखेगा और यह केंद्रीय सेनापति के नेतृत्व में अपने कार्य को संचालित करेगा। प्रांतीय सद्र वो ही धार्मिक कार्यों का प्रधान प्रांतीय स्तर पर। जिलों का अर्थात सरकार का प्रशासन देखें तो सरकार में फौजदार जिले का मुख्य प्रशासक था, शांति और कानून व्यवस्था का काम करता था, जबकि राजस्व या दीवानी कार्य अमलगुजार या आमिल करता था। इनका काम वित्त, लगान इत्यादि निर्धारण और उनकी वसूली था। परगनों अर्थात तहसील का शासन हम देखें तो प्रमुख अधिकारी शिकदार परगनों का शासन देखता था। आमिल यहां पर वित्तीय कार्य देखता था। अकबर द्वारा 18वें वर्ष में 1 करोड़ का दाम उगाने का कार्य देने से यह आमिल किरोड़ी कहलाया। कानून गो नाम का व्यक्ति पटवारियों का प्रधान कहलाता था। अमीन, शाहजहां ने प्रत्येक परगने में माल गुजारी के निर्धारण के लिए अमीन की नियुक्ति की, तो यह हमारे लिए एक नया अधिकारी था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि परगनों में अमीन नाम के अधिकारी की नियुक्ति किसने की? शाहजहां ने। ग्राम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई यह गांव ही था और इसका प्रशासन मुकद्दम, पटवारी और चौकीदार देखते थे। गांव का मुखिया खुद मुकद्दम और चौधरी कहलाता था और यहां पर गांवों को सामान्यतया स्वायत्तता प्राप्त थी। चकला एक महत्वपूर्ण तथ्य है। सरकार और परगने के बीच में शाहजहां के द्वारा एक नई प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया था, जिसे हम चकला कहते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से यह चकला हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शाहजहां द्वारा गठित है और सरकार व परगने के मध्य है, अर्थात मैं यूं कहूं कि जिला और तहसील के मध्य एक नई इकाई गठित की थी शाहजहां ने, उसका नाम है चकला। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था की बात करें तो यह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था थी। इसमें ईरानी, अफगानी, भारतीय मुसलमान और मराठों को शामिल किया गया। सैनिक अहदी सैनिक और दाखिली सैनिक होते थे। अहदी सैनिक वे सैनिक होते थे जो कि सम्राट के व्यक्तिगत सैनिक थे, जबकि दाखिली वो सैनिक जिनके घोड़े पर सरकारी दाग लगाया जाता था। इसी प्रकार मुगलकालीन सेना के अलग अलग भाग थे, जैसे घुड़सवार सेना जिसमें 2 प्रकार के सैनिक थे, जिनकी बात हमने यहां पर कर ली है। 2 प्रकार के कौन से? एक तो अहदी और एक दाखिली। घुड़सवारों में दाखिली 2 प्रकार के होते थे, बरगीर और सिलेदार। बरगीर वे जिन्हें घोड़े अस्त्र शस्त्र राज्य की ओर से मिलते थे और सिलेदार वो जिन्हें अपने अस्त्र शस्त्र स्वयं लाना होता था। तो घुड़सवारों में
दो प्रकार के सैनिक, एक तो अहदी और एक दाखिली। अहदी वे जो कि सम्राट के व्यक्तिगत सैनिक थे, दाखिली वो जो कि जिनके घोड़ों पर सरकारी दाग लगाकर सेना में शामिल किया जाता था। और यही दाखिली दो प्रकार के होते थे, बरगीर और सिलेदार। तो आप इसे याद रखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण सेना का अंग है पैदल सेना। इसके दो भाग है, बंदूकची और शमशीर। बंदूकची शब्द से ही समझ में आ गया, बंदूक वाले, और दूसरे शमशीर जो कि तलवारबाज थे। ये दो प्रकार के पैदल सेना में शामिल सैनिक थे। तीसरा महत्वपूर्ण अंग है नौसेना। मुगलों ने पश्चिमी समुद्र तट की रक्षा का भार अबिसीनिया और जंजीरा के सिद्दियों को दे रखा था। काफी महत्वपूर्ण है कि नौसेना मुगल काल में विकसित थी और उसने पश्चिमी समुद्र तट की रक्षा का भार अबिसीनिया और जंजीरा के सिद्दियों को दे रखा था। हालांकि मुगलों ने पूर्व में भी बंगाल में एक नाविक बेड़ा रख रखा था। मुगल सेना के एक अन्य भाग की बात करें तो वो था हाथी सेना, और यह हाथी सेना अपने नस्ल के अनुसार 7 श्रेणियों में विभाजित थी। तो हम इस चीज को याद रखेंगे। 7 श्रेणियां हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम ये याद रखेंगे कि मुगल काल की सैन्य व्यवस्था में हस्ती सेना भी शामिल थे। इसी के साथ मुगल काल का तोपखाना भी अपने श्रेष्ठता के कारण प्रसिद्ध था, और यह तोपखाना मीर आतिश के नियंत्रण में था। मीर आतिश, यहां पर तोपों की विभिन्न कैटेगरीज देखने को मिलती है, जैसे शूतरनाल जो कि ऊंट की पीठ पर लाद कर ले जाया जाता था, गजनाल जो कि हाथी की पीठ पर लाद कर ले जाया जाता था, और जिंसी जो कि भारी तोपों का नाम था। तो इस प्रकार तोपखाने की अलग अलग कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। मुगलकालीन प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु अब हम देखेंगे मनसबदारी व्यवस्था। बादशाह अकबर ने प्रशासन को चलाने के लिए मनसबदार नियुक्त किए। मनसबदारों का ओहदा, पद उनको दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से तय किया गया। मनसबदार की मूल जिम्मेदारी एक सेना बनाए रखने की होती थी। सेना में कितने आदमी होंगे, कितने हथियार होंगे, गोला बारूद होगा, यह मनसबदार के ओहदे के आधार पर तय होता था, और इसी ओहदे के मुताबिक उसे एक जागीर दी जाती थी। यह ध्यान रखा जाता था कि मनसबदार के कार्य करने का क्षेत्र उसकी जागीर से दूर हो। जागीरें हर थोड़े समय में बदल दी जाती थी, तबादला कर दिया जाता था। मनसबदार के अधीन काम करने वाले जागीर से राजस्व की वसूली करते थे। सेना के लिए खर्चा बादशाह की तरफ से नहीं दिया जाता था। उसी राजस्व की वसूली करने के बाद अपने खर्चे को निकालकर केंद्रीय कोष में उस राशि को जमा मनसबदार द्वारा करवा दिया जाता था। मनसबदारी पद्धति के माध्यम से अकबर ने अमीर वर्ग, सिविल वर्ग और सैन्य अधिकारी, इन सभी को एक दूसरे से जोड़ने के साथ ही मुगल केंद्रीय प्रशासन से जोड़ने का भी कार्य बखूबी किया। मुगल मनसबदारी व्यवस्था वस्तुतः मध्य एशिया से ग्रहण की गई थी, और यह मंगोलों के दशमलव सिद्धांत पर आधारित थी। मनसब के शब्दार्थ की बात करें तो इसका अर्थ पदिया श्रेणी से था। प्रत्येक मनसबदार का रैंक 2 अंकों का होता था। प्रथम अंक जात रैंक और द्वितीय अंक सवार रैंक का बोधक था। इसमें जात और सवार का प्रयोग किया जाता था। जात शब्द से तात्पर्य व्यक्ति के वेतन और पद में उसकी स्थिति से था, जबकि सवार शब्द से तात्पर्य उसकी घुड़सवार रखने की संख्या से था। अर्थात जात उसकी रैंक थी, सवार उसका दायित्व था। मनसब प्राय 3 श्रेणियों में विभाजित थी, और यह व्यवस्था आनुवंशिक नहीं थी। 3 श्रेणियों में पहली श्रेणी 5000 जात और 5000 सवार। द्वितीय श्रेणी, पहली श्रेणी बराबर की थी, जिसमें जात भी बराबर और सवार भी बराबर। दूसरी श्रेणी आधी थी, जिसमें जात 5000 जबकि सवार 2500, अर्थात जात का आधा उसे सवार के रूप में रखना पड़ता था। तीसरी श्रेणी है जिसमें जात 5000 और सवार 2000, अर्थात आधे से भी कम। तो इन 3 श्रेणियों में मुख्यतः मनसबदार विभाजित थे। अकबर ने मनसब को 66 श्रेणियों में विभाजित किया, किंतु अबुल फजल अपने ग्रंथ आईने अकबरी में
केवल 33 प्रकार के मनसबों का ही उल्लेख करता है। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, पिछली भर्ती परीक्षा में इसको पूछा जा चुका है। वहीं उसके समय में सबसे छोटा मनसब 10,000 का था, जो कालांतर में 12,000 तक का हो गया। इसी मनसबदारी प्रथा में सबसे ऊंची सैनिक उपाधि खान ए जमा या खान ए जहां होती थी। जहांगीर ने कालांतर में इस मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा और सिंहस्पा प्रथा को चलाया, अर्थात इसमें दुअस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद से दुगने सवार रखने होते थे और सिंहस्पा में सवार पद से 3 गुने सवार रखने पड़ते थे। इस व्यवस्था को जहांगीर ने अपने सैन्य कार्यों की अपनी सैनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपनाया। मुगल काल में अकबर के समय में 18%, जहांगीर के समय में 10%, शाहजहां के समय में 24% और औरंगजेब के समय में 33% मनसबदारों की संख्या हो गई थी। औरंगजेब के समय में सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या थी और इन मनसबदारों में भी सबसे ज्यादा संख्या मराठों की थी। जहांगीर ही पहला मुगल शासक था जिसने मराठों को पहली बार मनसब प्रदान किए। तो यह मनसब व्यवस्था मुगल काल की सर्वाधिक सुदृढ़ करने वाली व्यवस्था थी और वहीं कालांतर में इसी मनसबदारी व्यवस्था के कारण मुगलों के पतन को प्रगति मिली। अर्थात मुगलों के पतन के कारणों में हम इस मनसबदारी व्यवस्था का बीज भी देख सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इजारेदारी या ठेकेदारी प्रथा। इस व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम जागीर भूमि से हुआ। सारा मुगल साम्राज्य सूबों में अर्थात प्रांतों में बटा हुआ था। सूबे की देखभाल की जिम्मेदारी एक बड़े मनसबदार की होती थी, जिसे सूबेदार कहते थे। इसी तरह साम्राज्य के अन्य कामों के लिए भी मनसबदार नियुक्त होते थे। आर्थिक और राजस्व मामलों की देखभाल के लिए दीवान था। कानून व्यवस्था संभालना कोतवाल की जिम्मेदारी थी, जबकि न्याय व्यवस्था काजी के तहत थी, जो कि हमने अभी पहले भी देखा है। औरंगजेब के बाद के बादशाहों ने पाया कि धीरे धीरे उनके कई मनसबदारों ने अपने लिए अलग अलग स्वतंत्र क्षेत्र बना लिए। इसी तरह 18वीं सदी में दक्कन अर्थात महाराष्ट्र का क्षेत्र, अवध और बंगाल अब केवल नाम मात्र को ही मुगल साम्राज्य से जुड़े रहे। वे धीरे धीरे स्वतंत्रता का आचरण करने लग गए थे। उत्तर पश्चिमी से ईरानी और अफगान हमलावर मुगल इलाकों को लूटने के लिए आने लगे और मराठों ने अपने क्षेत्र को स्वराज्य घोषित कर दिया। मुगल साम्राज्य वस्तुतः इस्लामिक साम्राज्य नहीं था, जैसा कि हम सल्तनत काल में देखते हैं। इसके मनसबदार हर धर्म, हर वर्ग और हर जाति से थे। एक और महत्वपूर्ण बात है मुगल प्रशासन की कि अकबर ने इबादत खाना जो कि 1575 में खोला था, उसमें अनेकानेक धार्मिक विचारक धर्म और नीति की चर्चा करते रहते थे और अकबर ने सभी धर्मों के बीच में व्यवहार और सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह कुल की नीति लागू की। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी सुलह कुल की नीति को अर्थात सार्विक शांति की नीति को अपनाया। मुगल राजत्व की बात करें तो दरबारी इतिहासकारों के अनुसार मुगल शासक सीधे ईश्वर से शक्ति प्राप्त करते थे। न्याय के विचार को मुगल राजतंत्र में सर्वोत्तम गुण माना गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जहांगीर अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसने न्याय की जंजीर लगाई जो कि शुद्ध सोने से बनी हुई थी। यह न्याय की जंजीर 30 गज लंबी और 60 घंटियों से बनी हुई थी। दरबार में किसी व्यक्ति की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितना पास या दूर बैठा है। किसी भी दरबारी को शासक द्वारा दिया गया स्थान बादशाह की नजर में उसकी महत्ता का प्रतीक था। जिस व्यक्ति के सामने ज्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था, उस व्यक्ति की हैसियत ज्यादा ऊंची मानी जाती थी। शाहजहां ने इन तरीकों के स्थान पर तस्लीम और जमीबोस के तरीके अपनाए। तस्लीम और जमीबोस किसने अपनाए? शाहजहां ने। मुगल दरबार में राजपूतों के संदर्भ में भी इस नीति का पालन किया जाता था। राजदूत से यह आशा की जाती थी कि वह दरबार में झुककर या जमीन चूमकर या छाती से सामने हाथ बांधकर फारसी रिवाज के तरीके से अभिवादन करेगा। मुगल प्रशासन के अंतर्गत दीवान ए आम एक सार्वजनिक सभा भवन था, जबकि दीवान ए खास में निजी सभाएं या गोपनीय मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। ये दो भवन मुगल काल के दौरान काफी महत्वपूर्ण थे। मुगल जो बादशाह थे 3 त्योहार एक साल में मनाते थे। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के आधार पर शासक का जन्मदिन,
दूसरा फारसी वर्ष नौरोज और तीसरा तुलादान, जिसे जश्न ए वजन भी कहा जाता था। नौरोज के अंतर्गत बादशाह के जन्मदिन को पूरी प्रजा एक नए वर्ष के आरंभ के रूप में मनाती थी और तुलादान में बादशाह को प्रजा के द्वारा दिए गए उपहारों से तोला जाता था। तख्त ए ताउस एक महत्वपूर्ण रत्न जड़ित सिंहासन है जो कि शाहजहां ने बनवाया था। इसकी साज सज्जा में इसको निर्माण करने में 7 साल लगे थे। इसकी सजावट में बहुमूल्य पत्थर रूबी का प्रयोग किया गया, जिसे शाह अब्बास सफवी ने दिवंगत बादशाह जहांगीर को भेजा था। जहांगीर के शासन में ही ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। यहाँ हम देख सकते हैं कि नूरजहां, जो कि जहांगीर की प्रिय पत्नी थी, वो भी एक ईरानी थी। तो साथियों, आपका वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जतन इन होम एकेडमी आपके साथ निरंतर जुड़ती रहेगी। अगले वीडियो में साथियों हम 1857 की क्रांति पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए जतन इन होम एकेडमी चैनल के साथ। आपको निरंतर हम रीट भर्ती परीक्षा के तहत संस्कृत, अंग्रेजी और एसएसटी विषय के वीडियो प्रेषित कर रहे हैं। किसी प्रकार का सुझाव या फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।